अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम औसाफ नदाफ है और आप देख रहे हैं औसाफ रिएक्शन। औसाफ रिएक्शन में आपका खुशामदीद। तो गाइस, आई होप आई विश आप सब खुशखुर्रम ठीक होंगे और The lights, your face, your eyes exploding like fireworks in the sky. Sapphire, touching on your body while you're pushing on me. Don't you in the party? I could do this all week. We'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep. आज हम रिएक्ट करने वाले हैं वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस बुक्स बाय TVB नॉलेज एंड ट्रुथ। ये हैदराबाद के दो भाई हैं, हैदराबाद के एक भाई हैं आमिर बिन इसाक, उनका चैनल है। तो मैं उनके चैनल को उनके वीडियो को रिएक्ट करने वाला हूँ। तो गाइस चलो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं TVB नॉलेज एंड ट्रुथ की एक और नई वीडियो। जो रिलीजियस लोग होते हैं वो किताबों को मानते हैं और कहते हैं कि ये किताब उनको खुदा की तरफ से दी गई है। मुसलमान लोग किस में मानते हैं? कुरान में, क्रिश्चियंस बाइबल में और ज्यूइश लोग तौरा में। तो आप देखिए कि दुनिया में जब लोग अच्छाई की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं और अपने रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, कोई चीज़ अच्छाई की तरफ अगर चल रही है तो उसके ऑपोजिट भी तैयारी होते रह रही है। आपको बता दूं कि आप जो भी रिलीजन के हो, आप अपनी एक रिलीजियस बुक फॉलो करते हैं। तो जो लोग आपके खिलाफ है, जो डेवल वर्शिपर्स है, जो डेवल्स के गीत गाते हैं, वो कैसे किताबों को पढ़ते होंगे? क्या कभी आपने ये सोचा है? आप देखेंगे कई सारी जगहों पे, जैसे सुपर बॉल रहने दो, बास्केटबॉल का गेम रहने दो, वहां पे बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज कभी ना कभी किताब लेके पढ़ते हुए आपको दिखेंगे। तो ये लोग क्या नॉलेज हासिल कर रहे हैं? आपको बताऊं कि दुनिया में कुछ ऐसे किताबें हैं जिन्हें वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस बुक्स कहा गया है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोडेक्स गीगा के बारे में, शम्स अल मारिफ के बारे में, बुक ऑफ इनोख के बारे में, 9/11 द सीक्रेट रिचुअल के बारे में, नेक्रोनोमिकॉन के बारे में और इनके अंदर छुपे हुए राज और नॉलेज के बारे में। इन्हें वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस बुक्स क्यों कहा गया है? क्योंकि लोग मानते हैं कि इन किताबों को डेवल्स वर्क के जरिए बनाया गया है। डेवल की मदद से इन किताबों को बनाया गया है और फॉरबिडन नॉलेज इन किताबों के अंदर है। तो आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं कुछ मशहूर ऐसे दुनिया के वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एंड फॉरबिडन बुक। चलो भाई, हमें भी देखना क्या है वो। शम्स अल मारिफ, जिसे द बुक ऑफ सन ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है, ये एक ऐसी किताब है जो कि 13 सेंचुरी में बनाई गई थी एक शख्स से जिसका नाम है इब्न अली अल-बूनी, जिसने इस किताब को अल्जीरिया में लिखा था। इस किताब के राइटर को वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पर्सन इन द अरब वर्ल्ड माना जाता है। कई सारे फतवे इस राइटर के खिलाफ भी है और कई सारी चीज़ें इस राइटर के साथ भी है। अगर आप देखेंगे तो अरब वर्ल्ड में बाज़ लोग इस किताब को मानते हैं और बाज़ लोग इसके खिलाफ बात भी करते हैं। इसे कहते हैं द अकल्ट साइंस बुक ऑफ द अरब वर्ल्ड, जिसमें ना ही सिर्फ फॉरबिडन नॉलेज दी जा रही है मगर एक किस्म से मैजिक लोगों को सिखाई जाती है, वो भी छुपे हुए तरीके से। इसके अंदर मैजिक एस्ट्रोलॉजी से, न्यूमरोलॉजी से और मिस्टिकल सिग्निफिकेंस अरबिक अल्फ़ाबेट से और मौकिलों के जरिए की जाती है। अरे बाप रे बाप, नो डाउट। देखो, अरब में फेरी टेल्स, फोक टेल्स बहुत आप लोग सुनते होंगे, मगर बाज ऐसे चीजें रहते हैं जो कि हमारे कंट्रोल के बाहर है एंड दैट हैज समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। एक सेकंड डायमेंशनल, थर्ड डायमेंशनल बीइंग्स के साथ कांटेक्ट करने वाली चीजें भी हम कई सारे अरब वर्ल्ड में देखेंगे। इसे कई सारे स्कॉलर्स ने क्रिटिसाइज भी किया है। ऑथर को बोला है कि ये एक डायल्यूटेड डेवल वर्शिपर है। तो आप बोलो ये 13th सेंचुरी की किताब है, तो 21st सेंचुरी में ये फेमस कैसा हुई? ये फेमस हुई थी 21st सेंचुरी में जब एक सैटानिक ऑर्गेनाइजेशन इसे अपनाता है, जिसे कहते हैं द ऑर्डर ऑफ द 9 एंजल्स। ये एक्चुअली एक ग्रुप है जो कि वर्ल्ड वाइड बैंड है। इसे एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया है। ये एक सैटानिक ग्रुप है एंड दे आर नोन एज द ऑर्डर ऑफ द 9 एंजल्स। और ये लोग मानते हैं कि ये किताब बहुत ही पावरफुल है और फायदेमंद है दुनिया के चीज़ों के लिए। अब एक सैटानिक ऑर्गेनाइजेशन अल्जीरिया के एक राइटर के किताब को क्यों अपना रहे हैं?
वेरी वियर्ड। अब ये शम्स अल मारिफ किताब को इतना कंट्रोवर्शियल क्यों मानते हैं? और कई सारे मुस्लिम वर्ल्ड में आप इसे बैन भी हुआ हुआ देखेंगे। बास स्कॉलर्स और मिडिल ईस्ट के स्कॉलर्स कहते हैं कि ये बुक इस्लाम से रूट की गई नहीं है, इसमें एक्ट्स ऑफ शिर्क इन्वॉल्व है और इसमें जिन की मदद के जरिए कई मामलात होते हैं। और उसके बाद वो लोग उस आयत के बारे में रिमाइंड करते हैं जब हारूत और मारूत को भेजा गया था दुनिया में एक टेस्ट के वैसा, और लोगों ने जादू का गलत इस्तेमाल करके एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना शुरू किया था और उसके बाद उनके ऊपर अजाब आया था। तो वहाँ के स्कॉलर्स का मानना यह भी है कि ये वन ऑफ द मोस्ट फॉरबिडन मैजिक प्रैक्टिस है, लोगों को नहीं मानना चाहिए। अब देखो, पार्ट ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, पार्ट ऑफ अरब वर्ल्ड इस शख्स और बुक के बारे में ये कह रहा है। बूनी का क्या कहना है इसके बारे में? किताब जो डिवाइड की गई है वो 40 सेक्शंस में और चैप्टर्स में डिवाइड की गई है और इनमें सेक्शंस में आता है एस्पेक्ट्स ऑफ मिस्टिसिज्म, मैजिक एंड द पावर ऑफ सिंबल्स। बुनी का मानना यह है कि इसकी एक ही नियत थी कि ये सीक्रेट नॉलेज रिवील करे स्पिरिचुअली और रिचुअल्स के जरिए। शम्स अल मारिफ का एक ऐसा हिस्सा है जिधर वो न्यूमरोलॉजी पे ज्यादा फोकस किया गया है, जिधर वो अरबिक हुरूफ लेटर्स जो अरबिक अल्फाबेट्स में वहाँ पे मिलते हैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया है। अल बुनी जो इसका ऑथर है उसका ये मानना है कि इन नंबर्स में और इन हुरूफों में बहुत डीप कनेक्शन है और इसके जरिए सीक्रेट नॉलेज हासिल कर सकते हैं। आपको मालूम है इस किताब में कैसे अकल्ट प्रैक्टिसेस बताए गए हैं? ये बुक ऐसे भी चीज़ें एक्सप्लेन करता है जिसे अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया गया, सही न्यूमरोलॉजी और हुरूफ का अगर पैटर्न बनाए, जो कि आप लोग ऑब्जेक्ट टेबल में देखते हैं ना, यूजुअली ये वही प्रैक्टिस है जो आजकल बहुत छुपे हुए लोग ये चीज़ की प्रैक्टिस को करते हैं ना, उन्हें बाबाया के नाम से गलियों में जानते हैं। बुक का ये भी कहना है कि इसके अंदर ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज़ बताए गए हैं जिधर अंडर वाटर आप सर्वाइव करते हैं और आसमान में आप उड़ सकते हैं। तो ये क्या बात हुई? अब ये चीज़ तो आप कोई भी फेरी टेल स्टोरी बुक में भी देख सकते हैं। अब इससे वर्ल्ड्स डेंजरस बुक कहा जा रहा है और फिर एक सैटानिक ऑर्गेनाइजेशन इसे अपना भी रहा है। बुनी का मानना है कि एक हिडन पावर है कुरानिक न्यूमरोलॉजी में और सजेस्ट करता है कई सारे डिवाइन नेम्स और वर्सेस जिनमें ताकत बहुत ज़्यादा है, बहुत स्पिरिचुअली एंड फिजिकली। अब देखो, शुरुआत में इस किताब की पहले पन्ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ होता है। जब आहिस्ता से इंसान के ईमान के साथ खेला जाता है फिर उसको आगे जाके भटका भी सकते हैं। अब ये सेम चीज़ का एग्जांपल स्कॉलर्स के साथ दे रहे हैं। वो लोग बोलते हैं कि इब्लीस भी शुरुआत में बहुत ज़्यादा इबादत करता था, फिर बाद में उसने नाफरमा बर्दारी की, अल्लाह सुब्हानहू ताला का हुक्म नहीं माना और आज देखो वो क्या करते हुए आ रहा है, इंसान का एक खुला दुश्मन। शम्स अल मारिफ में कई सारे न्यूमरस रेफरेंसेस है जिनसे रिलेटेड, उनकी ताकतों के बारे में, उनके कंट्रोल के बारे में और इन एंटिटीज़ के साथ इंटरैक्ट कैसे कर सकते हैं उन चीज़ों के बारे में। शुरुआत में इस किताब में जो है ईमान के बातें हो रहे थे, उसके बाद अंडर वाटर कैसे सर्वाइव करना बताया गया है, फिर उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे सुपर नेचुरल चीज़ों के साथ कांटेक्ट करके उन्हें कंट्रोल करके और उनसे काम लेने के तरीके बताए जा रहे हैं जो कि हमें स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है। इसमें आगे जाने के ऐसे रिचुअल्स बताए गए जिससे आप जिनों को पोजेस कर सकते हैं, स्केयर कर सकते हैं और उनके जरिए दूसरों को हार्म भी पहुँचा सकते हैं। दिस इज़ वेरी डेंजरस। नाउ अब समझ में आ रहा है कि इस किताब को क्यों वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस बुक कहा गया है। इसमें ऐसे रिचुअल्स भी इन्वॉल्व होते हैं जिधर डॉल्स का इस्तेमाल हो रहा, गोलेम्स का इस्तेमाल होने का भी बताया गया है, जिसके अंदर स्पिरिट्स डाली जाती है और उनसे काम लिए जाते हैं। आपको तो पता होगा कि मैं एक वीडियो बनाया था पहले, द वर्ल्ड ऑफ सोल्स, बरज़ख और द डेविल गोलेम के बारे में। वो अगर आप नहीं देखे तो कैसे भी जाके चेकआउट करिए, उसके अंदर इसका एक खुला हुआ कॉन्सेप्ट है। आगे जाने के बाद तो कहा जाता है कि इसके अंदर ऐसे भी स्क्रिप्चर्स है जिसके अंदर कर्सेस इन्वॉल्व है, किसी को हार्म पहुंचाने के लिए डॉल्स का कैसा इस्तेमाल करना, मैजिक स्पेल्स का कैसा इस्तेमाल करना और कैसा एक क्ले डॉल को जिंदा करके उसके ज़रिए दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन गुड़ियों का इस्तेमाल करना, ही मैजिक स्पेल्स का इस्तेमाल करना, ये आप अफ्रीकन जुजुबा मैजिक में भी देखेंगे, आप मैक्सिको में भी देखेंगे, ब्राज़ील में भी देखेंगे। तो ये चीज़ एक्चुअली फॉरबिडन नॉलेज ही नहीं, दिस इज टीचिंग यू हाउ टू डू मैजिक एंड हार्म अदर्स। और ये चीज़ आपको शिर्क पे लेके जा सकती है और आपको अपने रिलीजन के बाहर कर सकती है भाई। जब 13th सेंचुरी में अरब और इस्लामिक वर्ल्ड में बूनी का इस काम शम्स अल मारिफ मशहूर हो रहा था, उसी पैरेलल वक्त में यूरोप में कई सारे चीज़ें डेवलप हो रहे थे, जिधर कई सीक्रेट ज्यूइश स्कॉलर जर्मनी में प्रैक्टिस कर रहे थे अकल्ट नॉलेज, कबाला, मैजिक
और मिस्टिसिज्म के बारे में। तो आप देखो यहाँ पे अरब वर्ल्ड में इसकी किताब और वहाँ पे ज्यूइश सीक्रेट सोसाइटी कबाला मैजिक इस्तेमाल करके अपने आप को ताकतवर बना रही थी। तो ये हर दुनिया के कोने में एक सीक्रेट तरीके से ये लोग ताकत हासिल करने की कोशिश कर रहे थे और एक दूसरे से कनेक्टेड रह रहे थे। इतनी खतरनाक चीज़ है ये, और ये हो रहा कब? 13th सेंचुरी में, जब नो मोबाइल फोन्स, नो कनेक्टिविटी, नो इंटरनेट। कई सारे रिसर्चर्स ने ये भी बताया कि इन लोग की ये मैजिक एक दूसरे से कनेक्टेड रखती थी इन्हें अलग अलग कंट्रीज में इनके सीक्रेट नॉलेज के साथ। इधर दे बिलोंग टू द अरब वर्ल्ड या द यूरोपियन वर्ल्ड। टिल नाउ आज तक ये कई लोग हैं जो कि शम्स अल मारिफ का कुछ ना कुछ हिस्सा प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं और बहुत सीक्रेट है ये लोग। कोडेक्स गीगा, इसे द डेविल्स बाइबल भी कहते हैं। डेविल्स बाइबल क्यों? ये वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट एंड मोस्ट मिस्टीरियस मैन्यूस्क्रिप्ट्स एग्जिस्टेंस में आया है। ये बनाया गया था अर्ली 13th सेंचुरी में और इसकी क्रिएशन की स्टोरी बहुत शॉकिंग है। ये बहुत ही जाइगेंटिक साइज का है और रिसर्चर्स का मानना है कि इस मैन्यूस्क्रिप्ट को बोहेमिया में बनाया गया है। कई सारे सेंचुरीज तक इस किताब को जनरेशन टू जनरेशन पास किया गया है, अलग अलग हाथों में दिया गया है। एम्परर्स और किंग्स इसे संभाल के इसे इस्तेमाल करते थे और ये एवेंचुअली एंड अप होता है स्वीडन में, जिधर आज तक है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन इन स्टॉकहोम। ह्यूज किताब है जो कि तकरीबन 92 सेंटीमीटर टॉल है, 50 सेंटीमीटर वाइड है, 22 सेंटीमीटर थिक है और तकरीबन 100 किलो के करीब इसका वेट है। इस किताब को बनाने के लिए तकरीबन 160 एनिमल स्किन्स का इस्तेमाल किया गया है और इस किताब को लैटिन में लिखा गया है एंड इट कंसिस्ट ऑफ 600 पेजेस टू द एग्जैक्ट पॉइंट। अब 600 पेजेस क्यों? देखो 3, 6, 9, 40 ये बहुत मिस्टिकल नंबर्स है। ये वोटेक्स खोलते हैं। अब आप अगर मेरी निकोला टेस्ला एंड द वोटेक्स का अगर कॉन्सेप्ट जानना चाह रहे हो तो कैसे भी निकोला टेस्ला की सीक्रेट नॉलेज की वीडियो आप लोग देखिए, उसके अंदर आपके होश उड़ जाएंगे। आपको मालूम है इस किताब के अंदर मैन्यूस्क्रिप्ट में क्या क्या चीजें हैं? इसके अंदर आप ओल्ड न्यू टेस्टामेंट देखेंगे, लैटिन बाइबल का हिस्टोरिकल टेक्स्ट देखेंगे, ज्यूइश लोगों से रिलेटेड मेडिकल ट्रीटीज और डिजीजेस और ट्रीटमेंट्स के बारे में, क्रॉनिकल ऑफ बोहेमिया है। तो इसे डेविल्स बाइबल का नाम क्यों दिया गया? अब ये सोचने की बात है क्योंकि इसके अंदर एक इलिस्ट्रेशन है डेविल का जो कि अननोन है सबके लिए। देखो जैसा मैं आपको बताया कि शिर्क जो है बहुत छुपे हुए तरीके से रहता है, इंसान को मालूम भी नहीं होता उससे शिर्क की गलती कैसा हो जाती है। तो यही ऐसी चीज़ है कि आपको ये किताबें शुरुआत में रिलीजियस कनेक्ट करते हुए दिखाएंगे, दुनिया से जो है एक तरीके से डिस्कनेक्ट करते हुए दिखाएंगे, आपको रिलीजियसली पावरफुल करते हुए दिखा के ये लोग डेविल्स के पाथ पे लेके जाएंगे। बहुत स्लो सीडिंग प्रोसेस है ये। कोडेक्स गीका के अंदर एक फुल पेज है विद द इलस्ट्रेशन ऑफ द डेविल जो कि किताब के 290 पेज पे दिखाई जाती है। एक अजीब सा हॉर्न फिगर पेंटेड इन विविड कलर्स और अकेला मिडल ऑफ द पेज में ठहरा हुआ और उसके ही ऑपोजिट एक इलस्ट्रेशन है हेवनली सिटी के बारे में। तो क्या चीज़ ये बताना चाह रहे, सिंबलाइज करना चाह रहे हैं? डिफरेंस बिटवीन गुड एंड ईवल। आपको मालूम है रिसर्चर्स का ये मानना है कि कोडेक्स गीका एक मॉन्क की तरफ से बनाया गया है जो कि अपने आप की जिंदगी तन्हाई में रखते हैं पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ के। उसने कुछ उसके वाउस, उसके प्रोमिसेस को तोड़ा था तो उसको पनिशमेंट मिली थी। उसके पनिशमेंट के दौरान उसको ये मैन्यूस्क्रिप्ट एक रात में कंप्लीट करना था ताकि वो पनिशमेंट पार कर सके। अब हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि ये मॉन्क को एक रात में किताब कंप्लीट करना बहुत मुश्किल था, तो सोचते हुए बैठा, तो वो मैन्यूस्क्रिप्ट कंप्लीट हो ही नहीं रही थी उससे उस रात में। तो हिस्टोरियंस कहते हैं कि उसे डेविल आया था और बोला था कि मैं तुम्हें मदद करूंगा मगर इन रिटर्न तुम तुम्हारी सोल मुझे वादा करो। जस्ट लाइक वही सोल वादा आज आर्टिस्ट, बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी, हीरोज, हीरोइंस हर लोग करते हुए आ रहे हैं कि अपनी सोल मेरे को दे दो और दुनिया ले लो। बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी अमेरिका का अपनी सोल दे देता है, मतलब वो डेविल में मान लेता है, जो बोले वो उसकी बात सुन लेता है और इन रिटर्न शोहरत और पैसा खूब कमाता है। तो वो जो डेविल की इमेज है, कहा जाता है कि मॉन्क वहां तक कंप्लीट कर पाया इस किताब को और उस डेविल के पिक्चर के बाद जितनी भी 600 पेजेस की एक किताब थी वो डेविल की मदद से की गई थी। एक नॉर्मल ह्यूमन एक रात में इतना पूरा मैन्यूस्क्रिप्ट तैयार करना लिटरली इम्पॉसिबल है, तो उसे डेविल की मदद मिली है। डेविल की मदद से और एक चीज़ याद आता है, मैं निकोला टेस्ला की एक और एक सीक्रेट वीडियो बनाऊंगा जिधर वो फॉरबिडन नॉलेज की बात कर रहा था और उसके कुछ ऐसे इन्वेंशंस जो कि सुपर नेचुरल चीज़ों के साथ इंसानों को कनेक्ट कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे भी चीज़ें थे। और वो मजाक में एक बार ऐसा बोला था कि नए नए इन्वेंशंस मेरे पास कैसा आते मालूम है, मैं किताब और पेन बाजू डेस्क पे रखता हूँ सोने से पहले और जब मैं उठता हूँ तो वो इन्वेंशन तैयार हुआ रहता है। और ये बंदा 369 और वोटेक्स के बारे में बात किया एंड वोटेक्स वाज नथिंग बट पोर्टल्स कनेक्टिंग द वर्ल्ड एंड द सुपरनेचुरल स्टफ। उस वक्त पे निकोला टेस्ला जो चीज़ें कर रहा था वो ह्यूमनली इम्पॉसिबल थे,
मगर उसका माइंड और उसको पता नहीं क्या क्या चीज़ें मदद कर रहे थे, वो ऐसे खतरनाक चीज़ें इन्वेंट करते हुए जा रहा था। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, कोडेक्स ज़ीका के अंदर कई सारी इन्फॉर्मेशन भी मिसिंग है जिसको निकाल दिया गया और छुपा दिया गया। तकरीबन इनिशियली इसके अंदर 320 शीट्स थे और उसमें से 12 रिमूव कर दिए गए थे, क्योंकि हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स ने यह बताया कि इस पन्नों में जो नॉलेज थी वो अगर किसी के हाथ में आ जाती तो पूरी ताकत आ जाती। तो वो 12 पन्नों के अंदर कोडेक्स गीगा के क्या किस्म का चीज़ मेंशन की गई थी होंगी जो उसे सीक्रेटली रिमूव कर दिया गया और आज तक किसी को नहीं मालूम कि वो पन्नों के अंदर क्या नॉलेज थी। बाप रे बाप। द बुक ऑफ इनॉक एक एंशिएंट टेक्स्ट है, द बुक एट्रिब्यूटेड टू द प्रॉफिट इनॉक, और हमारे पास प्रॉफिट इनॉक को असल में इदरीस अलैहिस्सलाम कहते हैं। आपको मालूम है बुक ऑफ इनॉक वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल बुक इन द क्रिश्चियन वर्ल्ड है, क्योंकि इसके अंदर कई सारे अकल्ट प्रैक्टिसेस और सर्कल्स है, सैटानिक रिचुअल्स है और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है जो कि अजीब अजीब मिस्टिकल बीइंग्स के बारे में बात करती रहती है। और ऐसे मिस्टिकल बीइंग्स जो कि आप एक तरीके से तौरा में देखेंगे, बाइबल में देखेंगे और कुरान में भी देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, बड़े खत के लोगों के बारे में बताया जा रहा है इसके अंदर, आखिर ज़मा के बारे में बताया जा रहा है, वो भी इनडायरेक्टली याजुज माजुज का काइंड ऑफ सीन एज वेल एज आर्मेगेडोन के बारे में बताया जा रहा है। द बुक ऑफ इनॉक कंटेन करता है एक ऐसा मटेरियल ये डीमंस के ओरिजिन्स के बारे में बताता है, नेफिलिम के ओरिजिन्स के बारे में बताता है, फॉलन एंजल्स ऑफ द हेवन एंड द रूल ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बताता है। इस किताब के अंदर ऐसे चीजें बताए जाते हैं जो कि ह्यूमैनिटी से पहले एग्जिस्ट करते थे। आपको तो मालूम होगा इस दुनिया में इंसान आने से पहले कई सारी चीजें ऑलरेडी रहते थे, जैसे आप डायनासोर्स के बारे में सुनेंगे, आप जिन्नातों के रहने के बारे में सुनेंगे, हम बहुत बाद में आए थे। कि बुक डिस्क्राइब करता है फॉलन एंजल्स के बारे में जिसे वॉचर्स कहा जाता है, जो कि डिसेंड हुए थे इस जमीन पे, इंसानों को फॉरबिडन नॉलेज सिखाए थे, एक किस्म से सॉर्सरी, एस्ट्रोलॉजी, वेपन मेकिंग और उन्हें शिर्क और आइडल वर्शिप की तरफ कैसा ढक लिया। वो दिस इज वेरी वियर्ड। अच्छा, आप देख रहे हैं इसके अंदर वो लोग कैसा बोल रहे हैं कि एंजल्स ने फॉरबिडन नॉलेज सिखाया। हमारे पास अगर आप कुरान में देखेंगे तो हारूत मारूत ऐसे नॉलेज के साथ आए थे जो कि बोले थे कि ये टेस्ट और ट्रायल है तुम्हें अल्लाह की तरफ से और तुम एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाओ। मगर लोग जो है उस नॉलेज का इस्तेमाल करके एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे थे और उसके बाद वो लोग उस टेस्ट में फेल होते हैं और उनके ऊपर एक बहुत बड़ा अजाब आता है। तो बुक ऑफ इनॉक भी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एंड फॉरबिडन बुक्स ऑफ द वर्ल्ड में काउंट होती है। 9/11 की मास रिचुअल बुक ये बनाई गई थी एसके बेन की तरफ से 9/11 के हादसे को लेके। बेन का मानना था कि ये कोई एक्ट ऑफ टेरर नहीं था मगर एक बहुत ही बड़े रिचुअल का हिस्सा था जो कि एलिट्स ने करवाया था 9/11 के वक्त। आप लोग को तो मालूम होगा कि जो 9/11 की साइट थी उधर एक बहुत बड़ा रिचुअल भी रखा गया था और वो रिचुअल में आंख का शेप बना के अजीब से लोग अपने आप को कवर करके कैंडल मार्च कर रहे थे। तो ये अब आप बोलो कि उस साइट के ऊपर इन्हें परमिशन कौन दिया ये रिचुअल्स करने के लिए? दीज वर नॉट प्रेयर्स। प्रेयर्स अलग होते हैं। आप देखो क्रिश्चियन प्रेयर्स कैसे रहते, ज्यूइश प्रेयर्स कैसे रहते, इस्लामिक प्रेयर्स कैसे रहते, अहले किताब के जो लोग हैं उनके प्रेयर्स ही अलग रहते। ये रिचुअल्स है जो कि ये लोग डेविल वर्शिपर्स को करते हैं। बेन ऑथर का मानना है कि ये ग्रैंड अकल्ट रिचुअल इसलिए करा गया था क्योंकि जो हिडन एलिट्स थे वो पूरी दुनिया पे राज करना चाह रहे थे, ग्लोबल कॉन्शियसनेस पाना चाह रहे थे, इंप्लीमेंट करना चाह रहे थे, एक न्यू एरा ऑफ कंट्रोल लाना चाह रहे थे। और आपको और हमको तो ये मालूम है चीज कि ये लोग हमेशा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम करते हुए आ रहे हैं। ये रिचुअल्स ऐसे थे जो कि इंसान को कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उनको कलेक्टिवली इनके साइकोलॉजी के साथ खेला जा सकता है। ऐसे पॉलिटिकल शिफ्ट लेना, वॉर करना और उसके बाद लोगों का ट्रस्ट जीतना और वो ट्रस्ट जीत के वही ट्रस्ट के साथ लोगों के ऊपर कंट्रोल करना जो कि पॉलिटिशियंस करते हैं। तो आप बोलो ये रिचुअल था कि नहीं? एक खतरनाक दहशत दंगे फसाद कर दो और फिर लोगों को ग्रुप्स में डिवाइड करके उनको कंट्रोल करो। बाप रे बाप। आप लोगों को तो मालूम होगा कि मिडिल ईस्ट अरब वर्ल्ड में ये लोग कभी घुस ही नहीं पाए। कई हंड्रेड सेंचुरी से आप देखे होंगे कि ऑटोमन्स कैसा रूल करते हुए। ऑटोमन्स में नो डाउट अमीरी गरीबी सब आई थी होंगी मगर ऑटोमन एम्पायर एक ही था, उसे तोड़ा गया। ऑटोमन से रिलेटेड भी हम लोग कई सारे डीप नॉलेज शेयर करे हैं, बहुत सारी इसके बारे में हम लोग वीडियोस बनाए हैं। कैसा भी एडिटर आप लोग के आगे पेश करेंगे, इन्हें कैसे भी आप लोग वीडियो के बाद चेकआउट करें, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ऑथर बेन का ये भी मानना है कि जो इनकी ये फ्री मेसन्स का पिक्चर अगर आप देखेंगे द फ्री मेसन्स लॉज के, तो ये जो ट्विन टावर्स थे वो सेम उनके पिलर से रिलेटेड थे और इनको कोलैप्स करना रेशुअलिस्टिक कोलैप्स ऑफ डुअलिटी को प्रेजेंट कर रहे हैं। ऑथर बेन का ये भी मानना है कि ये जो वक्त चुना गया ना 9 और 11 ये न्यूमरोलॉजिकल मैजिक के वक्त इस्तेमाल किया गया है। आप लोगों को मालूम होगा कि कई सारे चीफ मिनिस्टर्स है जो कि शपथ अपनी 9 तारीख को ही लेते, 11 तारीख को ही लेते। क्यों? क्योंकि उन लोग का वो बिलीफ रहता। तो यहाँ पे 9/11 का जो हादसा हुआ वो बहुत सेलेक्टिव डेट पे हुआ, एक मिस्टिकल ट्रेडिशन था इनका और
फ्री मेसन्स में 9 और 11 को मास्टर नंबर्स के नाम से जानते हैं। 9 इनके लिए एक कंप्लीशन ऑफ द एंड ऑफ साइकिल और जजमेंट से रिलेट करते हैं, एक स्पिरिचुअल इंसाइट से रिलेट करते हैं, और 11 नंबर को ये लोग हिडन पाथ टू द गेटवे कनेक्ट करते हैं। तो 9 और 11 इनके लिए एक रिचुअलिस्टिक डेट थी। और इतना ही नहीं, बेन का ये भी कहना है कि कई सारे आप लोग इमेजेस देखे होंगे जिधर धुएं के अंदर कई सारे डेविल के फेसेस जो शेप्स आप लोग देख रहे थे, ये खुला आपको इंडिकेट करता है कि दिस वाज द वर्क ऑफ द डेविल। ये जो एलिट्स ने काम किया, ये जो बड़े से रूलर्स ने काम किया, दिस वाज द स्टेप्स ऑफ द डेविल, जिसे ये लोगों ने फॉलो करके उस हादसे को किया। और उस हादसे के बाद, उस प्लान्ड इवेंट के बाद, ये लोग पूरी दुनिया पे हुकूमत करने में इनका नेक्स्ट स्टेप हुआ है। फर्स्ट स्टेप इनका था ऑटोमन्स को गिराना, इजराइल को फ़लस्तीन में एस्टैब्लिश करना। सेकंड, ऐसी दहशत 9/11 को फैलाना जिससे ये लोग मुस्लिम वर्ल्ड को वीक करेंगे। और थर्ड, आपको मालूम है कि क्या होने वाला है, वो रहेगा आखिरुज़्ज़मा, मलहमा अल कुबरा के बारे में, द फॉल्स मसीह के बारे में, और इमाम महदी के रूल के बारे में। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगली किताब का नाम है नेक्रोनोमिकॉन, जिसे द बुक ऑफ द डेड भी रेफर किया जाता है। ये ओरिजिनली अरबिक में ऐसा टाइटल था, किताब अल अजीफ, जो कि एक काइंड ऑफ फिक्शनल बुक थी, ऑल्सो नोन एज द बुक ऑफ मैजिक। ये मशहूर की गई थी HP लवक्राफ्ट की तरफ से, जो कि एक अमेरिकन राइटर था और मशहूर था उसके कॉस्मिक हॉरर स्टोरीज के लिए। लवक्राफ्ट के हिसाब से नेक्रोनोमिकॉन लिखी गई थी एक मिस्टीरियस फिगर की तरफ से, जिसका नाम था अब्दुल अल हजरत, जिसे मैड अरब के नाम से जाना जाते थे, who lived in the 8th century। लवक्राफ्ट के स्टोरीज के हिसाब से अल हजरत है जो कि इस किताब को डिस्कवर किया है, और इस किताब के अंदर बहुत सारी फॉरबिडन नॉलेज भी है जो कि कलेक्ट की गई थी डेजर्ट्स ऑफ अरेबिया से, जिसमें कई सारे इंसाइट्स मिल रहे थे, हॉरिफाइंग ट्रुथ, डायमेंशंस के बारे में और दूसरे सुपरनैचुरल चीज़ों के बारे में। आपको मालूम है इस किताब का ओरिजिनली टाइटल अल अजीफ क्यों था? क्योंकि ये वो इंसेक्ट से जुड़ी हुई है जो कि रात में आवाज़ें करते हैं, और इसे वॉइस ऑफ द डीमंस भी कहते हैं। आपको बता दूं कि ये अरब में जो इंसेक्ट्स है, इनके बहुत सी अजीब सी आवाज़ आती है डेजर्ट्स में, तो इसके पीछे इसका नाम नेक्रोनोमिकॉन रखा गया था, क्योंकि दोज इंसेक्ट्स कम फ्रॉम अ ब्रीड ऑफ नॉक्टर्नल। नो मैटर इसे फिक्शनल कहो, एक आर्टिफिशियल स्टोरी कहो, मगर आज तक भी ये वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा मशहूर है। इसके अंदर कई सारी चीजें हैं, रिचुअल्स है और समन है, जो कि इन्हें दूसरे डायमेंशन के लोगों से जोड़ती है। इनके हिसाब से ये समन करती है एंशिएंट गॉड्स को, और तरीका बताती है कांटेक्ट करने के लिए दूसरे वर्ल्ड बीइंग्स को, मतलब एक किस्म से शयातीन और जिनों को कांटेक्ट करने के लिए, और उनसे फॉरबिडन नॉलेज हासिल ही नहीं, उनसे अलग किस्म के काम करने के लिए भी, और उन्हें खब्स करने के लिए। इसके अंदर कई सारे दूसरे चीज़ें भी है, जिसमें प्रोफेसीज ऑफ द एंड ऑफ ह्यूमैनिटी भी मेंशन्ड है। ये किताब के अंदर कई सारे मरे हुए लोगों के नामा भी है, और अनस्पीकेबल नॉलेज है इसके अंदर, जो कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस से बहुत पहले से चलते हुए आ रही थी। अब आप लोग को तो मालूम होगा कि इस दुनिया में इंसान आने से पहले बहुत सारी मखलूक़ें पहले से थी, तो ये किताब उन मखलूक़ों के राज़ों के बारे में और उन मखलूक़ों की ताकत के बारे में मेंशन कर रहा था। और ये बुक का ये भी मानना है कि इसके अंदर वो इल्म है जो कि एक वक्त पे दुनिया में हमसे पहले वाले जानदार चीज़ों को उठा सकती है, और ये उसे द एंशिएंट गॉड्स के नाम से कहते हैं। और ये किताब पोर्टल्स को ओपन करना, डायमेंशंस में ट्रैवल करना और टेरेबल पावर्स को अनलॉक करने की भी ताकत होल्ड करती है। अब आप देखिए, इसके अंदर पोर्टल्स की बात हो रही है, डायमेंशंस की बात हो रही है, और टेरेबल पावर्स यानी जादू की बात हो रही है, जिससे लोग ब्लैक आर्ट प्रैक्टिस करके एक किस्म की जादू भी पा सक रहे, एक किस्म से पावर भी पा सक रहे दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए। नो डाउट इसे एक फिक्शनल स्टोरी कहते हैं, किताब कहते हैं, बट इट्स स्टिल वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बुक्स ऑफ द वर्ल्ड। पिकाट्रिक्स भी एक ऐसी किताब है जिसे वर्ल्ड्स डेंजरस बुक कहा जाता है। ओरिजिनली अरबिक में इसका टाइटल था गायत अल हकीम, और इसको स्कॉलर्स ने बताया कि ये मिडल ऑफ 11th सेंचुरी में लिखी हुई किताब थी। ओरिजिनली इसको अरबिक में लिखा गया था और बाद में स्पेनिश में इसे ट्रांसलेट कर दिया गया था। इस किताब के अंदर पुराने काम हैं मैजिक और एस्ट्रोलॉजी को लेके। इस किताब का दूसरा नाम द हैंडबुक ऑफ टैलिस्मैनिक मैजिक भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट टेबल वाली मैजिक मेंशन है, एज वेल एज तावीज़ों की, जो कि पोर्टल्स को खोलती है और डीमंस को अलाउ करती है आपकी दुनिया में आने के लिए। ये किताब मोस्टली सन स्टार्स के मैजिक से रिलेटेड है और डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये प्रिस्क्राइब करती है कि चुने हुए वक्त पे, चुने हुए जगह पे, एक एटीट्यूड पे और जेस्चर्स करने से और इनके प्रेयर्स सैटर्न की तरफ करने से ये लोग ऐसे इल्म और चीजें पा सकते हैं जो कि दुनिया में कोई नहीं पाए हो। यहाँ पे देखेंगे आप लोग, ये लोग सूरज चांद की पूजा करते हैं एज वेल एज सैटर्न।
आप लोगों को याद होगा कि इकोनॉमिक्स मैगजीन 2025 में सेंटर टॉप में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे सैटर्न था, और मैंने आपको बताया था उस वीडियो में कि ये लोग सैटर्न की इबादत करते हैं, विच इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिमोनिक रिचुअल। तो देखो बास चीज़ें जो रहते ना, रैबिट होल रहते, उसके अंदर जाना नहीं, जितना आप डीप जाएंगे उतना और आप बर्बाद होते रहेंगे। डार्क वेब भी यही एक चीज़ है। और पहले के ज़माने में जो इंटरनेट वगैरह था नहीं, तो ये किताबों के ज़रिए डीप डार्क नॉलेज की तरफ लोग जाते थे, भटकते थे और पूरी कौम और विलेज को भटकाते थे। तो देखो इन चीज़ों से बचो, ऐसे छुपे हुए हिडन नॉलेज से, ऐसे छुपे हुए फितनों से बचो। कुरान हदीस जो आपको बताता है उसी के ऊपर अपना ईमान रखो और उससे भटको मत। ये इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि डेवल का जो काम रहता है, जो डेवल्स प्ले है, जो डेवल्स के ट्रिक है, टॉयज है, कैसा पहले के ज़माने से होते हुए आ रहे हैं वो आप देख रहे होंगे। आज के टाइम पे दुनिया मॉडर्नाइज हो चुकी है। पहले के वक्त पे लोग ज़्यादा किताब पढ़ते थे, तो देखो किताब की शक्ल में कैसा डेवल्स वर्क लोगों में फैलाया गया था। बाप रे बाप, एक किताब खुदा की तरफ से और उसका ही ऑपोजिट डेवल्स वर्क, डेवल की किताब बन रही है। ऐसे आगे भी कई सारे फितने आएंगे, कई सारे फेक दज्जाल भी आएंगे, दज्जाल में भी कई दज्जाल आएंगे, उनसे भी बच के रहिए और अपने आप की हिफाजत करिए और अपने ईमान की हिफाजत करिए और नेक्स्ट जनरेशन की। तो होप आप लोग वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और इस चैनल को हो अल्लाह रहम करे। क्या क्या चल रहा है इस दुनिया में, क्या क्या चल रहा है, क्या बोलना है, क्या बुक्स किसी ना किसी तरीके से गलत रास्ते को ले जाने की पूरी 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 तैयारी चल रही है। तो बहुत मुश्किल है खुद को संभालना, बट संभालना यही है सभी। शैतान तो वो तो अल्लाह से वादा करे से ने, अल्लाह की कसम खाया उन्हें अल्लाह की कि तुम तेरे बंदे को भटका तुम बोलगा। तो बस ऊपर वाले से दुआ करो, अल्लाह से दुआ करो, नमाज पढ़ो और सही रास्ते को चलो, शुक्र अस्कार करते रहो। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे साथ रहता, अल्लाह के फरिश्ते हमारी हिफाजत करते। तो और गाइस और आमिर भाई का चैनल भी सब्सक्राइब करो, नॉलेज एंड टीवी भी, बट उसका फुल फॉर्म है द बैगन वाइन है नॉलेज एंड ट्रूथ, TBV नॉलेज एंड ट्रूथ। तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे तुम्हें। हाँ मेरी जुबान बहुत पिसल रही है, हारे कर रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो तक, और मुझे भी सब्सक्राइब करो, शेयर करो। आई नीड वाला, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। तो इससे भी कैसा भी करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो पसंद आए वाला तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।